सभी को नमस्कार। संदीप चौधरी जीएस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम एक और महत्वपूर्ण राजवंश कुषाण राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे। कुषाण राजवंश मूल रूप से मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद में, और ये महत्वपूर्ण जो उत्तरकाल के जो अपन ने पिछले अध्याय के अंदर शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश पढ़ा, उसी के क्रम को आगे जारी रखते हुए कुषाण वंश एक महत्वपूर्ण राजवंश है। मूल रूप से कुषाण जो है वो तोखरी वंश से संबंधित थे, तोखरी वंश से, और युची कबीले से थे। ये युची कबीले से माने जाते हैं। मूल रूप से चीन से संबंधित जो कबीला है उससे संबंधित है। ये मूल स्थान इसका कहां पर है? गोबी मरुस्थल, चीन के अंदर। तो तोखरी वंश है इनका, युची कबीला है। गोबी मरुस्थल जो चीन है वर्तमान में, जैसे अपन इस नक्शे के ऊपर देखेंगे तो ये जैसे पुरुषपुर है और ये ऊपर बैक्टीरिया का क्षेत्र है, और इसी के ऊपर यहाँ थोड़ा और ऊपर की तरफ मंगोलिया के नीचे है। थोड़ा जो गोबी मरुस्थल है वो कुछ भाग उसका मंगोलिया में लगता है, अधिकांश भाग है वो चीन के क्षेत्र में लगता है। तो इसी आधार पर यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली कि गोबी मरुस्थल के अंदर चीन के जो युची कबीले हुंगनु यानी हूणों ने युची कबीले के शासक की हत्या कर दी। युची कबीले के शासक की हत्या कर दी और यहां से इनको गोबी मरुस्थल से निष्कासित कर दिया। हत्या कर गोबी मरुस्थल से इनको क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। निष्कासित कर दिया। गोबी मरुस्थल के क्षेत्र से इनको, वहां पर इनकी जो मूल राजवंश है वहीं पे राज करते थे। जो युची कबीले का जो शासक था, और उसकी क्या कर दी इन्होंने? हूणों ने, जिनको हुंगनु कहा जाता था चीनी भाषा में, उसकी हत्या कर दी और गोबी मरुस्थल से निष्कासित कर दिया। गोबी मरुस्थल से निकलने के बाद, ये हत्या करने के बाद, ये जो युची कबीला है, युची कबीला ये कहां जाता है? ये नानसान की पहाड़ियों की तरफ चला जाता है। नानसान की पहाड़ियां, नानसान पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में चला जाता है। वहां पर थोड़े दिन राज करता है, और वहां से क्या चला जाता है? ये वहां से जो नानसान की पहाड़ी, और पहाड़ी से सरदिया क्षेत्र में, इन पहाड़ी से सरदिया क्षेत्र, ये भी गोबी मरुस्थल के आसपास है, क्षेत्र में शकों को पराजित करता है। वहां पर जो शक राजा थे, शकों को पराजित करता है। शकों को पराजित करके और सरदिया क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेता है। पराजित कर अधिकार कर लेता है सरदिया क्षेत्र पर, और यहीं पे अधिकार करने के दौरान, अधिकार करने के परिणाम स्वरूप इनको क्या होता है कि सरदिया क्षेत्र की जो एक शाखा थी वुसुन नाम की जाति, सरदिया क्षेत्र में वुसुन नाम की जाति, वुसुन नाम की जाति होती है एक, वो हूणों की मदद से, हूणों की मदद से क्या करती है? वो वुसुन जाती है, हूणों की मदद से युची कबीले को पराजित कर देती है। पराजित कर यहां से भी निष्कासित कर देती है, यहां से भी निष्कासित कर देती है। और यहां से निष्कासित होने के बाद ये जो युची कबीला है ये कहां पर आता है? बैक्ट्रिया, ईरान की तरफ। बैक्ट्रिया जो ईरान का क्षेत्र है,
यहां पर आ जाता है और यहां पर बैक्टीरिया पर अधिकार कर लेता है, बैक्टीरिया पर अधिकार कर लेता है, बैक्टीरिया पर अधिकार कर लेता है। बैक्टीरिया जो मूल रूप से ये जो क्षेत्र है इसके ऊपर आकर के अधिकार कर लेता है और यहां अधिकार करने के बाद में इनकी ये अधिकार करने के बाद में ही इनकी क्या होती है, 5 शाखाएं यहीं से विभाजित होती हैं। यहां से यूची कबीला है, यूची कबीला 5 शाखाओं में विभाजित हो जाता है, 5 शाखाओं में क्या हो जाता है, विभाजित। और उसी में से एक शाखा, एक कुषाण शाखा जिसको काउचाउ आंग भी बोलते हैं, शाखा भारत आती है, भारत आई। तो कहने का मतलब है मूल रूप से जो इनका स्थापना है गोबी के मरुस्थल में रहते हैं, तोखरी वंश से संबंधित है, यूची कबीले से संबंधित है। हुणों का इनके ऊपर आक्रमण हुआ, जो यूची कबीले का शासक था उसकी हत्या कर दी जाती है। फिर ये यहाँ से हत्या होने के बाद में इनकी हत्या हुई गोबी मरुस्थल से निष्कासित, यहाँ से ये कबीला नानसान की पहाड़ी क्षेत्र में, फिर वहां से सर्दिया जाता है। सर्दिया में शकु को पराजित करके कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन उसके बाद में क्या है, वुसुन नाम की जाति है, वो हुणों की मदद से यूची कबीले को फिर पराजित कर देती है और यहां से ये क्या करता है, बैक्टीरिया में चला जाता है ईरान, और ईरान से फिर क्या करता है, यहीं से जब बैक्टीरिया ईरान के ऊपर अधिकार था, यहां से उसकी कबीलों की 5 शाखाएं हैं उनमें विभाजित हो जाता है और उसकी जो एक शाखा है जिसको काउचाउ आंग शाखा भी बोलते हैं वो भारत में आती है। तो मूलतः कबीला कौन सा हुआ, यूची, वंश कौन सा हुआ, तोखरी वंश। आए कहां से, मूल रूप से तो ये गोबी मरुस्थल में शासन कर रहे थे और भारत में जब आए तब ये बैक्टीरिया ईरान के क्षेत्र से हमारे भारत के अंदर एक शाखा आई थी इनकी, 5 शाखा नहीं आई, कुछ शाखाएं वापिस वहां पे चली गई थी। तो कुषाण वंश। इसी प्रकार कुषाण की उत्पत्ति हुंगनु किसको कहा जाता था, हुणों को उन्होंने इनके ऊपर आक्रमण किया था। हुणों के निष्कासित होने के बाद यूची कबीले की काउचाउ आंग शाखा, काउचाउ आंग जो शाखा है वो भारत आई थी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। काउचाउ आंग कुल मिलाकर के कुषाणी है, कुषाणों को ही मतलब हम तो कुषाण बोल देते हैं और जो चीन के अंदर इसका नाम है काउचाउ आंग शाखा। तो ये हमारे यहाँ पर क्या है, ये हमारे भारत में आई और भारत में आकर के इसने भारत में राज किया। इसी शाखा ने आगे चल करके कुषाण वंश की नींव डाली भारत में। कुषाण नाम से मतलब ये जाने लगी। इनके जो शासक थे कुजुल कडफसिस, सिक्के एवं विशेषताएं, प्रारंभिक शासक है ये इनका, इन्हीं ने इसकी क्या है, प्रारंभिक शासक है ये इनका। और इसी ने जो कुषाण राजवंश की नींव रखी थी, कुषाण राजवंश की नींव रखी थी, इसी ने नींव रखी थी। इसका जो क्षेत्र है कुजुल कडफसिस का, इनका जो क्षेत्र है वो मूल रूप से ईरान से लेकर के सिंधु नदी के बीच था। इनका जो क्षेत्र है वो कहां से था, बैक्टीरिया यानी ईरान से सिंधु नदी तक, सिंधु नदी तक था। इसके अंदर पेशावर और तक्षशिला भी इसी के अधीन में आते थे इनके समय में। पेशावर व तक्षशिला इनके अधीन थे, इनके अधीन थे। तो पेशावर व तक्षशिला दोनों के दोनों क्या है, कुजुल कडफसिस के अधीन में थे, इन्हीं के अधीन में आता था। सिक्कों पर यूनानी शासक हर्मियस की आकृति है। इनके जो सिक्के हैं, सिक्कों पर यूनानी शासक
हर्मियस की आकृति है। हर्मियस को पराजित किया था इन्होंने, यूनानी शासक जो हर्मियस है, हर्मियस को पराजित किया था, पराजित कर भगा दिया था, यहां से भगा दिया था, अधिकार कर लिया था उनके ऊपर, भगा दिया था हर्मियस के। और साथ में इनके 7 जो सिक्के हैं, इनके रोमन नकल वाले यूनानी व ख्रोष्टी लिपि के तांबे के सिक्के चलाए। रोमन लिपि वाले, रोमन नकल वाले यूनानी ख्रोष्टी लिपि, रोमन नकल वाले यूनानी व ख्रोष्टी लिपि के सिक्के चलाए इन्होंने, लिपि के सिक्के चलाए। इन्होंने मूल रूप से रोमन नकल वाले, क्योंकि रोमन हर्मियस है, रोमन का जो शासक हर्मियस है उसको पराजित करके इस क्षेत्र से भगा दिया, इन क्षेत्र पे इन्होंने कब्जा कर लिया। और रोमन नकल वाले यूनानी व ख्रोष्टी लिपि, तो यूनानी क्यों? क्योंकि यूनानी शासक था रोमन, इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ा हुआ था। और ख्रोष्टी क्यों? क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि हमारे सम्राट अशोक के समय में भी पाकिस्तान का जो क्षेत्र है या जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है, वहां पर जो भी अभिलेख मिले हैं वो ख्रोष्टी लिपि के मिले हैं। तो उस क्षेत्र में अधिकांश क्या है, ख्रोष्टी लिपि का प्रभाव ज्यादा था। तो इस तरह के इनको सिक्के मिले हैं। मूल रूप से इनका प्रारंभिक शासन है वो कहां से कहां, बैक्ट्रिया यानी ईरान से लेकर के सिंधु नदी तक था। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण यह है कि पेशावर और जो तक्षशिला है वो इनके अधीन में था उस समय में। सबसे महत्वपूर्ण बात इनकी यह है। और साथ ही इनमें अपने मुद्राओं पर शिवम को धर्मविद कहा। अपनी मुद्राओं पर विमकडस्फिस ने अपनी जो मुद्राएं निकाली, मुद्राओं पर शिवम को धर्मविद कहा। धर्मविद का मतलब है कि मूल रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित माना जाता है। बौद्ध धर्म अनुयायी माना जाता है, ये अनुयायी माना जाता है। तो ये इसके समय का बहुत महत्वपूर्ण है। कुजुल कडफसिस, उसके बाद में इनके अभिलेखों से पता चलता है कि ईरान के मतलब पहला यूची कुषाण है जिसने मतलब इसकी संस्था की, और उसे एक शक्तिशाली राजवंश की मतलब एक प्रकार से कडफसिस ने। तो कहने का मतलब है कुषाण जो राजवंश है इसकी स्थापना किसने की? कुजुल कडफसिस ने, पहला है ये। और भारत के अंदर जो है मूल रूप से विमकडस्फिस, अन्य शासक कौन आ गया? विमकडस्फिस कुजुल कडफसिस के बाद में। तो विमकडस्फिस है, ये सोने के शुद्ध सिक्के चलाए इसने, सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलाए। यह माना जाता है कि सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के थे इनके, सबसे ज्यादा शुद्ध। और भारत में कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसको, वास्तविक संस्थापक। भारत के अंदर ये क्या है? कुषाणों का वास्तविक संस्थापक था। इसकी जो राजधानी थी, राजधानी कहां पर थी इसकी राजधानी? पेशावर, या जिसको पुरुषपुर भी बोला जाता था, राजधानी इनकी पेशावर थी। सिक्कों पर आकृति शिव, नंदी, सिक्कों पर आकृति इनकी शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृति थी।
त्रिशूल आकृति की आकृतियां थी सिक्कों पर इनके। तो इनसे क्या पता चलता है? संभवतः शैव धर्म अनुयायी शैव धर्म अनुयायी ये माना जाता है। मथुरा के देवकुल मूर्ति, मथुरा के मांट गांव है मथुरा के अंदर, वहां पर एक मूर्ति मिली है। उस मूर्ति के ऊपर लिखा हुआ है, एक मूर्ति के ऊपर छोटा सा लेख लिखा हुआ है, देवपुत्र कुषाण पुत्र देवपुत्र कुषाण पुत्र वेम तक्षम लिखा मिला है। ये कहां से मिला है? मांट गांव मथुरा से, मथुरा के अंदर से। तो मथुरा में भी सम्राट अशोक के समय में राजधानी बनाई गई थी, मथुरा को भी एक केंद्र बनाया गया था। यह माना जाता है कि संभवतः इनकी दूसरी राजधानी होगी, लेकिन मूल रूप से इनके समय का ये महत्वपूर्ण है। साथ में इनके समय का एक रबटाक अभिलेख मिला है। रबटाक अभिलेख में एक अभिलेख मिला है इस समय का। अभिलेख कौन सा? रबटाक मिला कहां से है? ये अफगानिस्तान के क्षेत्र से। इनमें इनका वंश दिया हुआ है, वंश के बारे में दिया हुआ है कि इनका वंश कैसे चलता है। तो वंश के अंदर क्या दिया हुआ है? कुजुल कडफसिस 4 आदमियों को दिया है इन्होंने। कुजुल कडफसिस, उसके बाद में दिया है इन्होंने विम प्रथम, और फिर दिया है विम कडस्फिस, और उसके बाद में नाम दिया इन्होंने कनिष्क का। तो इनका जो रबटाक अभिलेख मिला है एक रबटाक, उसके अंदर इनको चारों मतलब 4 इसके वंश के बारे में इनके मतलब एक सही क्रम का पता चलता है। विम प्रथम है, इसके बारे में हमारे को कोई भी हमारे को जो ग्रंथ या साहित्य मिले हैं उसमें हमें किसी भी प्रकार की इनकी जानकारी नहीं मिलती है। हमारे को कुजुल कडफसिस, विम कडफसिस और कनिष्क और उसके बाद के शासकों का विवरण मिलता है। साथ में चीनी साहित्यों में, चीनी ग्रंथों में विम कडस्फिस है। विम कडस्फिस का नाम मतलब विम कडस्फिस ने तिएंचु जीता। ग्रंथों में लिखा है कि विम कडस्फिस ने तिएंचु जीता। और जो तिएंचु है ये क्या है? भारत को कहा गया है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि चीनी ग्रंथों में भारत का नाम क्या है। तो भारत को क्या कहा गया है? तिएंचु। और यह जीता किसने? विम कडस्फिस ने। तो कहने का मतलब विम कडस्फिस के वर्णन मिलता है, इसी ने भारत का वास्तविक संस्थापक है, क्योंकि भारत के जो वर्तमान भारत के परिक्षेत्र के अंदर इसकी ये वास्तविक संस्थापक किसको? विम कडस्फिस को। उपाधि धारण करता है। उपाधि क्या बोलते हैं इसको? महेश्वर। उपाधि धारण करता है ये किसकी? महेश्वर यानी शिव धर्म अनुयायी। तो शैव धर्म से संबंधित था। और जो इनसे पूर्व था, जिनको इनका पिता माना जाता था, कुजुल कडफसिस है, वो बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो कहने का मतलब इनका मूल रूप से ये सबसे महत्वपूर्ण है। मांट गांव के अंदर क्या है? मथुरा के अंदर इनकी एक देवकुल की मूर्ति मिली है, जिसमें देवपुत्र कुषाण पुत्र वेम तक्षम लिखा हुआ है। ठीक है। और ये रबटाक अभिलेख है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि रबटाक अभिलेख, इसमें इनका क्या है? वर्णन मिलता है कि कौन कब कैसे शासन, कब क्या शासन किया, कुजुल कडफसिस आदि सब चीजें। कनिष्क, इसके बाद अगला शासक कौन बनता है? कनिष्क, जिसको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क जिसको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। इनकी राजधानियां 2 मानी जाती हैं, पेशावर
जो पुरुषपुर पहले से ही थी, और दूसरी क्या है, मथुरा। मथुरा है, मूलतः यह माना जाता है कि संभवतः अशोक ने मथुरा की राजधानी रखी होगी। शक संवत 78 ईस्वी को शक संवत चलवाया अपने राज्यारोहण के समय शक संवत चलाया इन्होंने। अठहत्तर ईस्वी माना जाता है इनके राज्यारोहण को, और शक संवत भी 78 ईस्वी माना जाता है। मूल रूप से क्या है, जैसे अभी अपना जो अंग्रेजी कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये कौन सा है, अंग्रेजी कैलेंडर है ये, जिसको अपन मतलब मानते हैं पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च आदि आधार पर। तो इसी के आधार पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अगर आधार को देखा जाए तो शक संवत है वो 78 वर्ष पूर्व में, इस ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर 78 वर्ष है जो पूर्व है, इससे मतलब माना गया है। 78 वर्ष इस ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे चलता है, पीछे चलता है ग्रेगोरियन कैलेंडर से। कौन सा पीछे चलता है, अपना शक संवत है, ये 78 वर्ष पीछे चलता है। चैत्र माह से शुरू होता है, चैत्र माह से शुरू होता है, चैत्र से शुरू होता है, बैसाख, जेठ, साठ, सावन, भाद्रपद, ऐसे करके। और ये मूल रूप से किससे शुरू होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये किससे होता है, जनवरी से दिसंबर के मध्य। तो इनका जो चैत्र आता है वो अमूमन क्या है, अप्रैल माह या मार्च के लास्ट या अप्रैल माह के आसपास आता है, तो ये अलग सत्र चलता है। इसी बीच अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर से एक अन्य देखें तो विक्रमी संवत। अब ये तो हो गया शक संवत, इसको जारी किसने किया, कनिष्क के द्वारा, और एक हो गया विक्रमी संवत। दूसरा कौन सा हो गया, विक्रमी संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से, विक्रमी संवत। और ये जो विक्रमी संवत है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से क्या करता है, 57 वर्ष आगे चलता है, 57 वर्ष आगे चलता है, आगे चलता है। तो मेरी बात समझे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर है जिसको आज पूरा विश्व है वो मतलब उस कैलेंडर को मानता है, जनवरी से लेकर के और दिसंबर माह के आधार पर है। इन्होंने अपने राज्यारोहण के समय में शक संवत चालू किया था जो कि इस ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे चलता है। तो अगर अब आज की देखें कि आज 2026 में, आज 2026 में 78 हम कम करेंगे तो क्या आएगा, 78 हम कम करेंगे तो आ जाएगा 1948। तो मेरा कहने का मतलब है 78 वर्ष कम करने से 1948 पर पहुंचेंगे। और वहीं अगर इसमें हम 57 वर्ष जोड़ते हैं विक्रमी संवत में तो ये क्या आएगा, इसमें हम ग्रेगोरियन कैलेंडर में जैसे आज हम 2026 प्लस 57 करेंगे तो ये क्या आएगा, 2083। तो इस आधार पर अगर आज के दिन की अपन देखें तो इसमें तो 1948 पे आएगा और ये आएगा 2083। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पता अपने को ये होना चाहिए शक संवत लागू किसने किया, कनिष्क के द्वारा। कब लागू किया गया, राज्यारोहण के समय। कब, 78 ईस्वी या प्रथम सदी ईस्वी भी माना जाता है इसको। अगर अपन हिंदू माह के अनुसार अपन देखें तो ये चैत्र माह से शुरू होता है, ये भी चैत्र माह से ही शुरू होता है, ये भी चैत्र माह से ही शुरू होता है। तो दोनों के दोनों ये चैत्र माह से शुरू होते हैं। कनिष्क के बारे में बौद्ध धर्म इन्होंने मूल रूप से अश्वसेन के प्रभाव में आकर के, क्योंकि अश्वसेन है उसके प्रभाव में आकर, अश्वघोष के प्रभाव में आकर के
अश्वघोष के प्रभाव में बौद्ध धर्म अनुयायी हैं ये, अश्वघोष के प्रभाव में आकर के प्रभाव में ग्रहण किया, के प्रभाव में ग्रहण किया। होता क्या है कि ये जो कनिष्क है ये पाटलिपुत्र के ऊपर, मगध के ऊपर आक्रमण करता है, और जब मगध पर आक्रमण करता है तो उस आक्रमण के दौरान मगध के अंदर जो महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र है, एक मुर्गा और एक वहां का जो एक विद्वान था अश्वघोष, उसको अपने साथ लेकर के आ जाता है। और अश्वघोष बौद्ध अनुयायी था, तो उन्होंने क्या किया, कनिष्क को बौद्ध धर्म के अंदर क्या है, दीक्षित किया। तो मूल रूप से कनिष्क की राजधानियां पुरुषपुर, पेशावर, मथुरा, राज्यारोहण, पाटलिपुत्र के आक्रमण के समय आदि सब चीजें, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये जो शक संबंध है ये क्या है, भारत का राष्ट्रीय संबंध है। जो शक संबंध है ये भारत का क्या है, राष्ट्रीय संबंध है। और इसको राष्ट्रीय संबंध मानना कब गया, 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1957 को घोषित किया गया इसको। ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय संबंध है। कौन सा, शक संबंध है, ये हमारा राष्ट्रीय संबंध है। तो इस आधार पर कनिष्क के द्वारा राजधानियां, शक संबंध, बौद्ध धर्म से संबंधित आक्रमण, इन्होंने पाटलिपुत्र के ऊपर आक्रमण किया, और पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके इन्होंने क्या किया, एक मुर्गा, बुद्ध का भिक्षा पात्र, बुद्ध का भिक्षा पात्र और अश्वघोष को, और इसके बाद तीसरा कौन था, अश्वघोष को, जिसने इनको क्या है, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अश्वघोष को उठा कर ले आए, को लेकर आए। तो मूल रूप से इन्होंने क्या किया, पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके एक मुर्गा, बुद्ध के भिक्षा पात्र और अश्वघोष, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है बड़े एग्जामों के अंदर। दूसरा क्या किया, रेशम मार्ग पर अधिकार किया इसने। तो रेशम मार्ग के मतलब रबता अभिलेख है जो अफगानिस्तान से मिला है, जो बैक्ट्रियन भाषा से संबंधित है, यूनानी लिपि में है। पिता विम को पिता, कुजुलकड़फेसिस को दादा बताया इसके अंदर। और इसी में मैंने आपको बताया था कि वंश परंपरा के बारे में बताया गया है। इनकी क्या है, वंश परंपरा के बारे में बताया, 4 राजाओं का नाम बताया था, बारे में बताया है, ठीक है। चौथी बौद्ध संगति हुई इसी के समय में, कनिष्क के समय में। चौथी बौद्ध संगति 78 ईस्वी में कहां पर हुई, कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति हुई। और इसमें क्या है, अध्यक्षता इसकी, अध्यक्षता किसने की, वसुमित्र ने, वसुमित्र ने। और उपाध्यक्ष किसने की, इनके जो गुरु थे जिन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, कौन थे, अश्वघोष ने। तो इन्होंने क्या की, इनकी मूल रूप से अध्यक्षता करी 78 ईस्वी कुंडलन कश्मीर के अंदर। तीसरे पिटक जो है अभिधम्म पिटक की रचना हुई इसमें, अभिधम्म पिटक की रचना हुई, पिटक की रचना हुई इसमें। सबसे महत्वपूर्ण है अभिधम्म पिटक, जो तीसरा पिटक था उसकी रचना हुई। साथ में सबसे महत्वपूर्ण था कि पूर्व के जितने भी जो 2 बौद्ध संगतियां हुई थी वो पाली भाषा में हुई, और ये कौन सी भाषा में हुई, इसमें संस्कृत भाषा में हुई। तो ये महत्वपूर्ण है, संस्कृत भाषा में हुई। और महत्वपूर्ण क्या है इसमें, बौद्ध धर्म है वो हीनयान व महायान में
विभाजित हो गया, महायान में विभाजित, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया इसके समय में। और एक सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर और क्या घटनाक्रम होता है, त्रिपिटकों पर महाभाष्य की रचना हुई। त्रिपिटकों पर महाभाष्य की रचना हुई, महाभाष्य की रचना हुई इसमें त्रिपिटकों पर। सबसे बड़ा तो महत्वपूर्ण क्या है इसमें, एक तो संस्कृत, एक 78 ईस्वी कुंडलवन कश्मीर के अंदर कनिष्क के समय में हुई। महायान और हीनयान, होता क्या है कि उस समय में जब कनिष्क जब राज्यारोहण होता है इनका, उसी समय क्या होता है, महात्मा बुद्ध है, उनका जो बौद्ध धर्म है उनके अंदर क्या है, विभिन्न प्रकार की विविधताएं आ जाती हैं। और महात्मा बुद्ध के अंदर जो बौद्ध धर्म है उनके अंदर विभिन्न प्रकार के जो आचरण, व्यवहार, परिवर्तन आदि सब चीजें आ जाती है। तो इनके अंदर क्या है, हीनयान और महायानी कुछ लोगों हैं इनके अंदर मतभेद होने शुरू हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 500 के आसपास बौद्ध भिक्षु जो महान मतलब उस समय सिद्ध प्राप्त ज्ञानी थे उनको इकट्ठा किया और उन्होंने बोला कि यहाँ पर लगभग इसके ऊपर पूरा का पूरा विचार किया जाए और पूरा एक जगह बैठ करके इसको मतलब जो मतभेद हैं हीनयान और महायान या मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित, उनको एक जगह बैठ करके सुलझाने का प्रयत्न किया गया। 6 महीने चली थी ये कश्मीर के अंदर कुंडलवन में। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है इनकी। सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या हुआ कि संस्कृत भाषा में, इससे पहले कितनी थी वो सारी की सारी पाली भाषा में हुई थी। तो ये सबसे बड़ी। नगर स्थापना, कनिष्क ने नगरों की, किस किस नगर की स्थापना की, कनिष्कपुर कश्मीर में नगर स्थापना में कनिष्कपुर बसाया इन्होंने। कनिष्कपुर कहां पर बसाया, कश्मीर के अंदर। कनिष्कपुर कश्मीर में। और एक नगर और बसाया, सिद्धपुर या सिरपक नगर। सिद्धपुर या सिरपक नगर, सिद्धपुर या सिरपक नगर। ये कहां पर बसाया इन्होंने, तक्षशिला के पास में, तक्षशिला में। तो ये महत्वपूर्ण इन्होंने क्या है उस समय में, कनिष्कपुर और सिद्धपुर या सिरपक नगर, ये कहां पर बसाए, तक्षशिला के अंदर। कनिष्क के जो दरबारी कवि हैं उनमें से अश्वघोष कौन है, जिन्होंने इनको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था इन्होंने, दीक्षित किया था कनिष्क को। दूसरे कौन है, वसुमित्र। ये वसुमित्र कौन है, अश्वसेन के गुरु हैं ये, अश्वघोष के। अश्वघोष जिनको ये पाटलिपुत्र से उठा करके लाए थे कनिष्क, अश्वघोष के गुरु हैं ये। विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ भी लिखा था इन्होंने। चरक हैं ये, इनके क्या है, दरबारी राजकवि हैं ये। कनिष्क का राजवैद्य था ये, चरक है ये, कनिष्क के राजवैद्य थे ये, राजवैद्य है। और नागार्जुन है, फिर संरक्षक। और दरबारी कौन है, नागार्जुन। और कौन है, संरक्षक। और कौन है, पार्श्व। तो ये अनेक प्रकार के इनके दरबारी कवियों के बारे में पता चलता है। तो मूल रूप से दरबारी कवि कौन कौन है, अश्वघोष, वसुमित्र, उसके बाद संरक्षक 3, उसके बाद चरक 4, उसके बाद नागार्जुन 5 और पार्श्व 6। अन्य भी बहुत है, लेकिन ये महत्वपूर्ण रूप से इतने इनके क्या है इस समय के, कनिष्क के समय के बहुत ही। तो ये सारी की सारी चीजें ठीक है। और जो इसके अंदर भी क्या है, जो रबटा का विलेख है, इसमें भी कनिष्क की शक संवत की जानकारी मिलती है, इसमें भी जानकारी मिलती है।
कि इन्होंने शक संबंध जारी किया था। शक संबंध की जानकारी इसमें भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अश्वघोष, जो इनके गुरु थे, बौद्ध धर्म से संबंधित, जिन्होंने बौद्ध धर्म के अंदर इनको दीक्षित किया था, इन्होंने ग्रंथ लिखे अश्वघोष ने। तो अश्वघोष के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो कौन से हैं? बुद्ध चरित, बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, शूद्रालंकार, और क्या है? सूत्रालंकार। मूल रूप से इनके 4 ग्रंथ हैं। किसके? अश्वघोष ने प्रमुख ग्रंथ लिखे। वसुमित्र का शिष्य था। कालिदास पर अश्वघोष का बड़ा प्रभाव माना जाता है। कालिदास जो एक महत्वपूर्ण महान नाट्यकार हुए, उनके ऊपर इनका बहुत प्रभाव माना जाता है। और अश्वघोष है, इनका जो गुरु था कौन? वसुमित्र। वसुमित्र ने भी एक ग्रंथ लिखा। इसने क्या लिखा? विभाषा शास्त्र। विभाषा, और विभाषा शास्त्र को क्या कहा जाता है? विभाषा शास्त्र है, उसको कहा जाता है कि बौद्धों का विश्वकोश था ये। बौद्धों का विश्वकोश था ये। विश्वकोश, बौद्धों का विश्वकोश माना जाता है। इन्हीं के समय में एक और महत्वपूर्ण नागार्जुन, जो इनके दरबारी कवि थे, उन्होंने, विदर्भ के ब्राह्मण थे ये, नागार्जुन है वो, महायानी बौद्ध शाखा को इन्होंने उससे संबंधित थे। शून्यवाद और सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया था। भारत का आइंस्टीन कहलाते हैं ये, भारत के आइंस्टीन कहलाते हैं। रस चिकित्सा या रसायन शास्त्र के जनक माने जाते हैं। मूल रूप से पारे की खोज की थी, जो हम मतलब अपना टेम्परेचर वगैरह नापने के लिए। और इन्होंने, इनके जो प्रमुख ग्रंथ है नागार्जुन के, माध्यमिक कारिका, माध्यमिक कारिका, प्रज्ञा पारमता सूत्र, प्रज्ञा पारमता सूत्र, और क्या है? सुहलेखा। और तीसरा क्या है इनके? सुहलेखा। सुहलेखा। तो ये इनके द्वारा जो लिखे गए हैं वो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। किनके द्वारा लिखे गए हैं? ये मूल रूप से नागार्जुन के द्वारा। और चरक ने क्या किया? कनिष्क का राजवैद्य था। चरक कौन था? कनिष्क का राजवैद्य था ये, कनिष्क का राजवैद्य था। काय चिकित्सा ग्रंथ लिखा इसने, काय चिकित्सा या चरक संहिता भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? चरक संहिता, ये ग्रंथ लिखा। चरक संहिता ग्रंथ लिखा मूल रूप से। तो ये किसने लिखा? चरक के द्वारा। तो इस प्रकार से इनका क्या है? आयुर्वेद का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। आयुर्वेद मतलब चिकित्सा से संबंधित का प्राचीनतम ग्रंथ, प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है ये। तो इस प्रकार इनके समय में जो रचनाएं लिखी गई, जो महत्वपूर्ण कवि थे, इनके समय में जो दरबारी थे, वो मूल रूप से अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, उसके बाद संरक्षक, पार्श्व, इस तरह के अनेक प्रकार के, चरक आदि। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है इनके। इसके बाद कनिष्क ने निर्माण कार्य, कला तथा स्थापत्य के अंदर कि कनिष्क का योगदान क्या है। गांधार व मथुरा कला, गांधार और मथुरा कला का महत्वपूर्ण इन्होंने क्या किया कि यूनानी रोमन प्रभाव, गांधार और मथुरा कला दोनों के अंदर इसका महत्वपूर्ण है। गांधार कला का मतलब है
यूनानी कला पर रोमन प्रभाव, रोमन प्रभाव, यूनानी कला के ऊपर रोमन प्रभाव। इसमें क्या है, इन्होंने महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां बनाई गई उसमें क्या है, आभा मंडल को दिखाया गया पीछे से एकदम से, एक अलग सा एक प्रकार का जैसे दिव्य मंडल। बुद्ध की मूर्तियों पर आभा मंडल दिखाया गया, आभा मंडल दिखाया गया बुद्ध की मूर्तियों पर। गांधार कला का विकास किया इन्होंने, जो यूनानी प्रभाव से संबंधित थी। दूसरा जो मथुरा कला थी, ये भी इन्हीं के समय, लेकिन ये पूर्णतः स्वदेशी थी, पूर्णतः स्वदेशी कला। इन दोनों कलाओं का विकास कनिष्क के समय हुआ। इन दोनों कलाओं का विकास है वो कनिष्क के समय हुआ। कनिष्क के समय माना जाता है इनको। साथ में धर्मराज का स्तूप तक्षशिला में, धर्मराज का स्तूप कहां पर है, तक्षशिला में। प्रारंभिक निर्माण है वो तो अशोक ने करवाया था, इनका निर्माण अशोक ने, और विस्तार या आगे का काम किसने करवाया था, विस्तार कनिष्क ने। तो ये महत्वपूर्ण है इसके समय का। मथुरा की मूर्ति, मथुरा में एक मूर्ति मिली है इनके समय में, कनिष्क की मूर्ति है बिना सिर की। मथुरा में कनिष्क की मूर्ति मिली है बिना सिर, बिना सिर के थी, सिर नहीं है इसका, बिना सिर, बेल्ट लगाया हुआ, जूते पहने हुए, एकदम मतलब कुल मिलाकर के अपन ये बोल सकते कि पूरी की पूरी अच्छी एक मतलब राजा की यूनिफॉर्म के अंदर कोट पहने हुए। ये कहां से मिली है इनको, कहां से मिली है, मथुरा से। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। पेशावर में एक स्तूप मिला है इनके समय का, या विहार भी बोल सकते हैं अपन, क्योंकि बहुत बड़ा था ये, अकेला स्तूप ही तो नहीं हो सकता, क्योंकि 400 फीट ऊंचा, 13 मंजिल, बुद्ध के अवशेष रखे गए थे इसमें, इसलिए स्तूप तो होना ही है ये। और साथ में अल-बरूनी व ह्वेनसांग ने इसका वर्णन किया। अल-बरूनी जो 11वीं शताब्दी में आया था भारत, 11वीं शताब्दी में गजनवी के साथ भारत आया था, गजनवी के साथ भारत आया था, इसने इसका वर्णन किया। और ह्वेनसांग है ये कब, 6वीं शताब्दी, मतलब 7वीं शताब्दी बोल सकते हैं अपन, 7वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के समय भारत आया था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है इनके अंदर कि पेशावर में मिला है एक, जिसको अपन स्तूप भी बोल सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी मतलब संरचना है, इसलिए हम इसको साथ में क्या बोल सकते हैं कि संभवतः विहार भी होगा। स्तूप क्या है, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल माना जाता है, और विहार क्या होता है, बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थल। जब वो पूजा करते हैं तो कुछ समय के लिए जब रहते हैं। विश्व के सिक्के, सम्राट कनिष्क के बाद में जो राजा है, वो उनके बाद के उत्तरवर्ती जो राजा है उनमें से एक विश्व हुए, उनके सिक्के मिले हैं। सिक्कों पर चतुर्भुज विष्णु, संकर्षण, वासुदेव, चतुर्भुज, संकर्षण, इनके समय में जो सिक्के मिले हैं वो चतुर्भुज विष्णु, विष्णु, संकर्षण और वासुदेव, वासुदेव आदि के विश्व हैं। ये
कनिष्क के मतलब थोड़े बाद में, कनिष्क के बाद कोई और शासक बनता है और उसके बाद ये शासक बनते हैं, तो उनके समय में ये 3 प्रकार के जो सिक्कों के पता चलता है। इससे ये पता चलता है कि संभवतः ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। ख्वारिज्म का महल मिला है इनके समय में। तोपरक कला में ख्वारिज्म में महल मिला है। तोपरक कला में, खरोष्टी लिपि में, खरोष्टी लिपि में अभिलेख मिला है इसके अंदर। उसी से तो जान पाए, अभिलेख मिला कि ये कनिष्क के समय का है। तो मूल रूप से कनिष्क के जो निर्माण कार्य है वो महत्वपूर्ण है। इनके बाद में जो कनिष्क है, इसके बाद में जो शासक बने कनिष्क के पश्चात, कनिष्क के पश्चात, कनिष्क के पश्चात कुछ शासकों का वर्णन मिलता है कि कनिष्क के पश्चात कौन शासक बना। कनिष्क के पश्चात वासिष्क शासक बना और इसके पश्चात हुविष्क, जिसने अभी अभी अपन ने देखा संकर्षण, चतुर्भुज, विष्णु, संकर्षण और वासुदेव की जो सिक्के मिले हैं वो इनके समय के मिले हैं। और इनके बाद जो अंतिम शासक मिलता है वो मूल रूप से क्या नाम है, वासुदेव प्रथम। अंतिम जो शासक है वासुदेव प्रथम। और ये कौन सा शासक है, अंतिम शासक है, अंतिम शासक। और इन्हीं के समय में पल्लव राजवंश और स्थानीय राजाओं के द्वारा इनके ऊपर आक्रमण कर दिया गया। और कनिष्क है मूल रूप से कुछ अभिलेखों में इनका यह मिलता है कि संभवतः इन्होंने 23 वर्ष शासन किया, कुछ में 45 वर्ष। कुछ अभिलेखों में 23 वर्ष शासन, कुछ में 45 वर्ष शासन। तो इसका जो वर्णन है वो पूर्ण रूप से अपने को पता नहीं चलता है। साथ में यह माना जाता है कि कनिष्क को शिवम के राज दरबारियों ने मार दिया था। शिवम के राज दरबारियों ने ही मार दिया था, तो शिवम के राज दरबारियों ने मार दिया था। क्यों मार दिया था राज दरबारियों ने? लगातार युद्ध के कारण, लगातार युद्ध लड़ने के कारण, तो इनके साथ वही हुआ जैसे अपने राणा सांगा के साथ में हुआ था। राणा सांगा का मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं अपन, राणा सांगा जो मेवाड़ का, जिसने 1527 के अंदर खानवा का युद्ध लड़ा था। खानवा 1527 युद्ध भूमि में घायल होने के बाद जब वो चले गए थे, मूलतः युद्ध में हार तो गए थे, लेकिन जब वो घायल अवस्था में कालपे नामक जगह के ऊपर पहुंचे और जब उनको होश आया, तब उनको बोला जाता है कि वो वापिस बोला, नहीं मुझे युद्ध लड़ने वापिस जाना है। तब उनके जितने भी सेनापति थे वो बोले कि अब ये युद्ध लड़ना तो मतलब मूर्खता जैसा है, क्योंकि युद्ध हम पूर्ण रूप से हार चुके, काफी नुकसान हो चुका। लेकिन वो मानना नहीं, क्योंकि राजा है। तब माना जाता है कि उनके जो साथ वाले जो सहयोगी हैं उन्होंने उनको जहर दे दिया, विष दे दिया था उनको, जिनके मतलब शरीर पर 80 घाव थे, एक आंख, एक हाथ, एक पैर काम नहीं करता था आदि। मतलब उनके जो प्राचीन मतलब भारत के अंदर अपन जब पढ़ेंगे उनको अंदर राजस्थान का इतिहास, उसमें अपन देखेंगे। तो कहने का मतलब राणा सांगा के तरह ही इनको क्या है, जो कनिष्क है इसको अपन मान सकते हैं कि राणा सांगा की तरह ही इनके सहयोगियों के द्वारा युद्ध से परेशान होकर के इनको, तो इस प्रकार से जो कुषाण राजवंश है इसकी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, मूल रूप से इसके समय में क्या हुआ कि सबसे बड़ी कला का परिवर्तन आया। एक तो गांधार कला का विकास हुआ,
जिसमें जो मूर्तियां हैं महात्मा बुद्ध की, उसकी मूर्तियों के पीछे एक मतलब घुंघराले बाल आभा मंडल, आभा मंडल का मतलब है साधारण मानव की मूर्ति के पीछे एकदम से पीछे ऐसे चमकदार एक वातावरण सा दिखा दिया, मतलब उसको भगवान के समकक्ष दिखाने का प्रयत्न किया। तो यूनानी प्रभाव माना जाता है इसका, यूनानी देवता अपोलो का प्रभाव माना जाता है उसके ऊपर। तो ये सबसे बड़ा था इनके अंदर की गांधार कला। साथ में इनकी जो कुछ मूर्तियां मिली हैं मांट गांव के अंदर, मथुरा के अंदर, जिसमें मतलब विम कडेस्फिस के बारे में लिखा गया है। एक फिर वो खुद की मथुरा के अंदर इनकी खुद की मूर्ति मिली है बिना सिर वाली, तो उसमें उसको पूरा मतलब यूनिफॉर्म में दिखाया गया है, एक ड्रेस कोड के अंदर दिखाया गया है, ये सारी चीजें। साथ में कश्मीर कुंडलवन के अंदर इसने जो बौद्ध संगति है, चतुर्थ बौद्ध संगति, उसका वर्णन किया इन्होंने। कश्मीर कुंडलवन के अंदर, कुंडलवन कश्मीर के अंदर चतुर्थ बौद्ध संगति बनाई थी इसने, चौथी बौद्ध संगति। तो इसका इसके अंदर पूरा का पूरा अपने को वर्णन मिलता है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी इसने क्या किया था, संस्कृत भाषा का इसने विकास किया था। तो इसी प्रकार हम मौर्य काल के जो बाद के जो राजवंश हैं, जो विभिन्न प्रकार के, क्योंकि मौर्य काल के बाद क्या होता है कि लगभग 4 से 5 शताब्दियों तक पूरे के पूरे भारत में जब तक गुप्त शासन शुरू होता है तब तक के लिए एक मतलब अव्यवस्था सी आ जाती है। छोटे छोटे संक्रमण काल के अंदर विभिन्न प्रकार के राजाओं ने विभिन्न प्रकार की राजधानियों या क्षेत्रों को केंद्र बिंदु बना करके, क्योंकि पाटलिपुत्र का या मगध का तो वैभव धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, तो अनेक जगह की केंद्र बनते गए। अब जैसे इसके अंदर अपन कुषाण में पढ़ते हैं तो ये तक्षशिला के पेशावर वो वाला क्षेत्र रहा, साथ में मथुरा। उससे पहले हमने सातवाहन सूख को पढ़ा, तो सातवाहन है उनका मूल रूप से महाराष्ट्र का जो प्रतिष्ठान पैठण। तो आदि प्रकार का जो क्षेत्र भी बदलता रहा और इनके राजवंश भी बदलते रहे। तो मूल रूप से इसके जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अधिक से अधिक पढ़ें और साथ में हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक हैं, साथ में जो भी इम्पोर्टेंट पाठ वगैरह से संबंधित जो तथ्यों से संबंधित हैं, वो सारे के सारे आपके लिए एक मानक किताबों से तैयार करके आपके सामने लाए जा रहे हैं। इसके ऊपर भरोसा करें, हमारे साथ जुड़े रहें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।